अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव टॉपिक लेके आई हूँ कि आपने रिसर्च का टॉपिक कैसे चूज़ करना है। चाहे आप बीएस, एमएस या पीएचडी प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अपने रिसर्च का टॉपिक कैसे चूज़ करना है। लेकिन सबसे पहले आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है ताकि आपके लिए मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाई जा सकें। सबसे पहला पॉइंट आता है आपका सुपरवाइज़र। जब आप कोर्स वर्क जब आप आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, तो जब आप कोर्स वर्क स्टडी कर रहे हैं, तो जब आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं डिफरेंट, उस वक्त आप चूज़ करें कि कौन सा, आप सोचें कि कौन सा सुपरवाइज़र आपके साथ बहुत कोऑपरेटिव है, आपके प्रॉब्लम्स को समझता है, सुनता है और उसके सलूशन की तरफ जाता है। सुपरवाइज़र चूज़ आप वहीं से करेंगे। सेकंड जो है ना, इम्पॉर्टेंट आती है चीज़ सीनियर्स की सजेशन। जो आपकी यूनिवर्सिटी में रिसर्च हो रही है, आप जो रिसर्च स्टूडेंट्स हैं उनसे मिलें, उनसे उनकी प्रॉब्लम्स पूछें और वो आपको सारा कुछ बता देंगे। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है मेथडोलॉजी। आपने मेथड क्या चूज़ करना है। मेथड जो आप चूज़ करेंगे उसमें क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपकी रिसर्च का, कि वो जो आप मेथड चूज़ कर रहे हैं उसमें जो मशीन्स, जो इंस्ट्रूमेंट्स, जो केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, क्या वो आपकी लैब में, आपकी यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं या नहीं है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मेथडोलॉजी का। इसी पे सारी आपकी रिसर्च बेस करिए। आपको अपनी लैब की कंडीशंस पता होना बहुत ज़रूरी हैं। आप अपनी, जब आप बीएस, एमएस या पीएचडी जो भी आपका प्रोग्राम है, आप उसमें स्टार्ट हो गए हैं, तो आप लैब्स डिफरेंट विज़िट करें, उनके स्टूडेंट्स से मिलें, उनकी प्रॉब्लम्स को जानें। फिर आपको पता चलेगा कि आपकी यूनिवर्सिटी में किस तरह की रिसर्च हो सकती है। और आप देखें कि अगर आपकी लैब में, आपकी यूनिवर्सिटी में, किसी और डिपार्टमेंट में भी वो इंस्ट्रूमेंट्स, वो चीज़ें नहीं हैं, केमिकल्स नहीं आते, तो आप रिसर्च किसी और यूनिवर्सिटी में भी कर सकते हैं। वहाँ से, किसी और यूनिवर्सिटी से आप को सुपरवाइज़र चूज़ कर सकते हैं और वहाँ पर जाके भी रिसर्च कर सकते हैं। इस चीज़ के लिए आप ख़ुद भी भाग दौड़ कर सकते हैं। किसी और दूसरी यूनिवर्सिटी की टीचर को आप वेबसाइट से सर्च करके ईमेल कर सकते हैं, उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं और अपने सुपरवाइज़र के थ्रू भी कर सकते हैं। फिर आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट आता है कि आप, वही बात है कि किसी हॉस्पिटल को सर्च करें, इंडस्ट्री को सर्च करें, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको आप ओपन करें, सर्च करें। उसमें लोगों की, टीचर्स की डिफरेंट प्रोफाइल्स होती हैं, उसमें ईमेल एड्रेसेस होते हैं, उसमें फ़ोन नंबर होते हैं। आप उन्हें कॉल करें, उनसे पूछें आप रिसर्च करना चाहते हैं तो क्या कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है, कि आपको कोई क्लियरेंस करनी है रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में एंटर होने के लिए, तो वो आप सारी पहले करा के रखें ताकि आपकी रिसर्च बिल्कुल स्मूथ चले। टॉपिक जो है ना आपका यूनिक होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मार्केट। लाइक बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए, कि जब आप आपकी रिज्यूमे में आप अपने थीसिस का टाइटल लिखें तो लोग कहें कि वाओ, आपने तो बहुत लेटेस्ट, बहुत अच्छा काम किया है। उसके लिए आपने क्या करना है। अब ये तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके जहन में होने चाहिए रिसर्च का टॉपिक चूज़ करते हुए। अब ये बात है कि आपने जब टॉपिक वो चूज़ करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपने थीसिस डाउनलोड करने हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जो आपके माइंड में चल रहा है, और डिफरेंट रिव्यू पेपर्स, रिसर्च पेपर्स आप डाउनलोड करके रखें अपना अपने पास और उससे स्टडी करें। जब आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा ओके, आपने इस तरह से काम करना है। उसी 4-5 पेपर्स पढ़ 4-5 पेपर्स पढ़ने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि आपने अपने रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या बनाने हैं। आप ये देखेंगे कि फॉर एग्जांपल फ़लाँ कंट्री में, किसी और कंट्री में ये काम हो चुके हैं, बस आपको अपनी कंट्री में नहीं मिला, इट मीन्स कि वो नॉवल है आपके लिए, आप उसे कर सकते हैं। अब आपने डिफरेंट प्लान्स बनाने हैं। फॉर एग्जांपल वो इसलिए कि अगर आपका प्लान ए काम ना कर सका सारी रिसर्च के बाद, तो आपका बस प्लान बी पे भी काम चल रहा हो। दोनों प्लान्स पे आपने एक ही तरह साथ में काम शुरू करना है, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कोई एक प्लान फ़ेल हो जाए आपका, तो दूसरा प्लान उस वक्त मौजूद हो, आपकी रिसर्च फ़ेल ना हो। आपने 2 डिफरेंट प्लान्स बनाने अपने। और लेकिन ये सारा कुछ जो है रिसर्च जो है आपकी, ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होनी चाहिए। आपकी जो भी टाइम लिमिट है उसके अंदर अंदर हो जानी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका बीएस, एमएस या पीएचडी प्रोग्राम की जो भी टाइम लिमिट्स हैं, आप उसके अंदर अंदर करें। ये चीज़ आपने मेंटेन करनी है, ये सुपरवाइज़र नहीं सोचेगा, आपने खुद सोचना है। तो आपने एक एस्टिमेटेड टाइमलाइन बनानी है। जब आप अपना रिसर्च का टॉपिक सोच रहे हैं, उसी वक्त आपने अपनी रिसर्च की जो है ना टाइमलाइन एक पेपर पे रफ सी ड्रॉ करके देखें। फॉर एग्जांपल कि आपका स्टेप 1 है, उसमें आपको कितना टाइम लगेगा, स्टेप 2 में कितना टाइम लगेगा, प्लान ए के लिए आपको टोटल कितने मंथ्स चाहिए, कितने मंथ्स में वो हो जाएगा, प्लान बी आपको कितने मंथ्स में हो जाएगा। और दोनों प्लान्स में वही कहते हैं, आपने शुरू कर देना है, साथ में शुरू करने, ताकि खुदा ना खास्ता कोई एक प्लान ना हो सके तो दूसरे पे काम हो जाए।
और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आपने सारी रिसर्च कर ली होती है तो फिर उसमें हमने वही रिसर्च पेपर से हमें पता चलेगा कि उन रिसर्च पेपर्स में उन्होंने अपने रिजल्ट्स को कंपाइल कैसे किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई सॉफ्टवेयर यूज़ किया था, कोई ग्राफ्स बनाए थे, कोई स्टैट्स का और सॉफ्टवेयर यूज़ किया था, तो वो आपने वो पहले से ही सर्च करके रखने। उसको आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं और बहुत सीनियर से भी पूछ सकते हैं, आपको वो उसमें हेल्प कर देंगे। और फिर आपने एक रफ़ ड्राफ्ट, जिसे हम साइनॉप्सिस कहते हैं, वो बनाना है और डिस्कस करना है अपना रिसर्च प्लान अपने सुपरवाइज़र के साथ, दैट यू हैव दिस प्लान इन योर माइंड, और आप ये रिसर्च करना चाहते हैं, तो क्या वो सुपरवाइज़र विलिंग है और ये सारा काम हो सकता है या नहीं। फिर वो सुपरवाइज़र अप्रूवल कराएगी यूनिवर्सिटी से साइनॉप्सिस का, और उसके बाद आप अपने रिसर्च प्लान पे काम स्टार्ट कर सकते हैं। होप आपको वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अल्लाह हम सबको आसानियाँ पाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।